रायगढ़ की पुरानी देवी मंडी हवेली अब लगभग खंडहर हो चुकी है। जमाना बदल चुका है, लेकिन उस हवेली की दीवारें आज भी वैसी ही हैं, चुपचाप मगर कुछ कहती हुई। वहां की हवा में एक सन्नाटा है जिसमें चीखें नहीं सुनाई देती, मगर महसूस जरूर होती हैं। मैंने उस हवेली का नाम पहले सिर्फ एक पुराने अखबार की कटिंग में पढ़ा था, रायगढ़ की तस्वीरों वाली हवेली, जहां तस्वीरों से खून टपकता है। उस वक्त लगा कोई सनसनीखेज झूठ होगा या कोई लोक कथा, लेकिन जब तक मैं खुद उस हवेली तक नहीं पहुंचा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अपने जीवन की सबसे डरावनी गलती करने जा रहा हूं। कॉल आया था एक अनजान नंबर से, उसी हफ्ते की बात है। एक अनजान नंबर से कॉल आया। विजय जी, आप ही वो कहानीकार हैं ना, जो सच्ची घटनाओं को आवाज देते हैं? मैंने जवाब दिया, जी बताइए। एक पुराना मामला है, देवी मंडी हवेली से जुड़ा। वहाँ कुछ तस्वीरें हैं जो अब भी जिंदा हैं, आपको वहाँ आना चाहिए। मैं चौंका। तस्वीरें जिंदा हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप आएंगे तो खुद जान जाएंगे, लेकिन हाँ, वहाँ अकेले मत आइएगा। और एक बात और, वहाँ की दीवारों को कभी अकेले मत घूरिएगा। वहाँ जो दिखता है वो असल नहीं होता। कॉल कट गया। मैंने सोच लिया ये जरूर कोई झूठा किस्सा होगा, लेकिन अगर इसमें सच्चाई की एक भी परत निकली तो ये मेरी सबसे डरावनी कहानी बन सकती है। हवेली तक का रास्ता मैंने अपने एक पुराने दोस्त प्रशांत को साथ लिया। प्रशांत एक फोटोग्राफर था। चलो, हो सकता है कोई नया मटेरियल मिल जाए तुम्हारे कैमरे के लिए, मैंने उसे छुटकी लेते हुए कहा। हम रायगढ़ की ओर निकले। रास्ते में गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन जैसे ही हम देवी मंडी हवेली का नाम लेते, लोगों की आंखों में एक अनजाना डर दिखता। एक बुजुर्ग ने कहा, उधर मत जाइए बाबूजी, वहाँ तस्वीरें नहीं देखती, तस्वीरें दिखाती हैं आपका बीता हुआ सब कुछ। बीता हुआ? मैं चौंका। बुजुर्ग धीरे से बोले, हाँ, जो आपने छुपा रखा है, जो आपने भुला रखा है, वो सब वापस ला देती हैं, कभी हंसी के साथ, कभी खून के आंसुओं के साथ। पहली बार हवेली के भीतर कदम रखा। शाम ढल रही थी जब हम हवेली पहुंचे। सामने जंग खाई लोहे की फाटक, दीवारों पर काई जमी हुई और हवेली के ऊपर मंडराते हुए कुछ काले परिंदे, जैसे कोई पहरेदार हो। फाटक खोलते ही अजीब सी ठंडी हवा बदन को छूती चली गई, मानो हवेली ने हमें देख लिया हो। ये जगह तो वाकई डरावनी है, प्रशांत ने कहा और अपना कैमरा ऑन किया। हम भीतर दाखिल हुए। पहली नजर पड़ी दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर। हर तस्वीर में कोई न कोई शख्स था, राजा, रानी, बच्चे, सेवक, लेकिन हर चेहरे की आंखें बस एक ही तरफ देख रही थीं, सीधा हमारी ओर। ये सब देख तो मानो घूर रही हैं, मैंने धीरे से कहा। प्रशांत ने फोकस करते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है इन आंखों में, इनमें गहराई नहीं, सिर्फ नफरत है। पहली तस्वीर और चीख। हमने एक तस्वीर का क्लोजअप लेने की कोशिश की। एक बच्ची थी उसमें, लगभग 7 साल की, मुस्कुराती हुई, पर आंखों में नमी थी, जैसे जबरदस्ती मुस्कान पहनाई गई हो। प्रशांत ने क्लिक किया और तभी एक जोरदार चीख हवेली में गूंजी। कौन था ये? मैंने चौंकते हुए पूछा। प्रशांत कांप रहा था। विजय, मेरे कैमरे में उस बच्ची ने अभी पलक झपकाई। मैंने कैमरा देखा। तस्वीर के फ्रेम में वही बच्ची थी, पर अब वो मुस्कुराना बंद कर चुकी थी। उसकी आंखें रो रही थीं, ताजा आंसू कैमरे में दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? मैंने जोर से पूछा। ये तस्वीरें जिंदा हैं विजय, प्रशांत फुसफुसाया। किसी की आत्मा इनमें कैद है। दीवार से टपकता खून। तभी हमें एक और अजीब बात महसूस हुई। हवेली की सबसे बड़ी दीवार से कुछ टपक रहा था। हमने पास जाकर देखा, गाढ़ा लाल रंग। खून है ये, प्रशांत ने हाथ हटाते हुए कहा। मैंने ऊपर देखा। उसी जगह एक बहुत बड़ी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक परिवार था, पति पत्नी और 2 बच्चे। उनकी आंखें अब बंद हो चुकी थीं और तस्वीर के नीचे लिखा था, हमने यहाँ जीवन नहीं, मौत की मुस्कानें कैद की हैं। रात के पहले घंटे में। जैसे ही रात गहराई, तस्वीरों की आंखें खुलने लगीं। हर तस्वीर में मौजूद शख्स अब धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर हमारी ओर देखने लगा। हवा में सन्नाटा नहीं, अब भारीपन था। दीवारों से कराहने की आवाजें आ रही थीं। प्रशांत ने मेरे कान में कहा, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, कोई और है जो हर तस्वीर से हमें देख रहा है, शायद वही जो इन सब में बंद है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें तस्वीरों जैसी हो चली थीं। रात के 1 बज चुके थे। हवेली की छत से टपकती बूंदों की आवाज अब किसी बच्चे की सिसकियों जैसी लगने लगी थी। दीवारों की तस्वीरें अब सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, वो सांस ले रही थीं, जिंदा थीं, और हम उनकी नजर में कैद थे। प्रशांत की आंखें वैसी क्यों हो गई थीं? प्रशांत, तुम्हारी आंखें तस्वीरों जैसी क्यों दिख रही हैं? वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे घूरता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो छोटी बच्ची की तस्वीर हमें घूर रही थी। मैंने उसका कंधा झंझोड़ा। प्रशांत, होश में आओ। अचानक उसका सिर झटका और वो जमीन पर बैठ गया, जैसे उसे किसी अदृश्य चीज ने धक्का दिया हो। वो कांपते हुए बोला, विजय, मेरे भीतर कुछ घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं अब अपने भीतर अकेला नहीं हूँ। तस्वीरों की जमीन हिलने लगी थी। मैंने दीवारों की ओर देखा।
अब वहां सिर्फ चित्र नहीं थे, हर तस्वीर के पीछे जैसे कोई खड़ा था। उनकी परछाइयां और तस्वीर के कांच से बाहर निकलने लगी थी। एक बूढ़ी औरत की तस्वीर सबसे पहली थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान सीधी मेरी ओर खींचती आ रही थी। आप कौन हैं? मैं चीखा, और तभी उस तस्वीर के नीचे एक और वाक्य उभरा, पहले वहां नहीं था। जिसने हमें कैद किया वही खुद कैद हो जाएगा। हवेली की पुरानी डायरी मिली। हम आगे बढ़े और हवेली की सबसे गहरी कोठरी में एक लकड़ी की संदूक दिखाई दी। खोलने पर उसमें एक फटी पुरानी डायरी थी, हाथ से लिखी गई, 1993 की तारीख वाली। मैंने पढ़ना शुरू किया। आज मैंने फिर रुक्मिणी की तस्वीर बनाई। उसकी मुस्कान में कुछ है जो मेरे सपनों में उतर आता है। शायद वो जानती है कि मैं उसकी आत्मा को इस तस्वीर में कैद कर रहा हूं, पर वो कुछ कहती नहीं, बस देखती है। मैं चाहता था वो मेरी हो, लेकिन अब वो इस दीवार की हो चुकी है, हमेशा के लिए। मैं कांप गया। ये कोई पेंटर था जिसने लोगों की आत्मा को उनकी तस्वीरों में कैद कर दिया, प्रशांत ने धीरे से कहा, और शायद वो यहीं कहीं है आज भी। संदूक के भीतर दूसरी पर डायरी के नीचे एक और चीज मिली, एक छोटी सी पोर्सलिन गुड़िया, बहुत सुंदर, पर उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी दीवार की तस्वीरों में दिखती थीं, खाली और जानदार। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, हवेली की सारी खिड़कियां वो अपने आप बंद हो गईं। हवा बंद, लाइटें गुल, एक अंधकार जिसमें सिर्फ एक ही आवाज थी, क्यों छेड़ा हमें? प्रशांत की चीख और पहला नुकसान। प्रशांत अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें सफेद हो चुकी थीं। प्रशांत! मैं जोर से चिल्लाया। उसके शरीर से एक परछाई निकल रही थी और वो सीधा दीवार की तस्वीरों में जा रही थी। मैंने देखा उसी बच्ची की तस्वीर जिसमें पहले आंसू थे, अब उसमें मुस्कान आ गई थी। प्रशांत उस तस्वीर में समा चुका था। दीवारें बोलने लगीं। अब हवेली की दीवारें खुद बोल रही थीं, धीमे धीमे, फुसफुसाहटों में। हर तस्वीर एक पाप की सजा है। यहां कोई गवाह नहीं बनता, सब हिस्सा बन जाते हैं। तुम अब यहां से नहीं जा सकते विजय। मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ गया, वो दीवार की तरह सख्त हो चुका था। मैं अब कैद था। रक्त से सनी तस्वीर और मेरा अतीत। एक और तस्वीर दिखी, बहुत धुंधली, लेकिन जैसे ही मैंने पास जाकर उसे साफ करने की कोशिश की, मेरी उंगलियां खून से लाल हो गईं। तस्वीर अब साफ दिख रही थी। वो मैं था, मेरे बचपन की तस्वीर, और साथ में मेरी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ की आंखें तस्वीर में खुली थीं और उनके मुंह से निकल रहा था, बेटा मत देख इन तस्वीरों को, इनसे जुड़ी हर चीख तू बन जाएगा। मैं अब अकेला नहीं था। हवेली की हर तस्वीर मुझे मेरे अतीत की चीखों में खींच रही थी। वो चीखें जिन्हें मैंने दबा दिया था, भुला दिया था, लेकिन अब वो सब लौट रही थीं, और उन सब के पीछे कोई था, एक चित्रकार जिसने इन सबको जन्म दिया। वो जिंदा था। मैं क्या खुद एक तस्वीर बन रहा हूं? जब मैंने हवेली की सबसे पुरानी दीवार पर नजर डाली, वहां एक अजीब सी तस्वीर दिखी जिसे पहले नहीं देखा था। वो तस्वीर मेरी थी, लेकिन एक अजीब बात थी, उसमें मेरे चेहरे पर डर नहीं, शांति थी, जैसे किसी कब्र में सोया हो कोई, या जैसे उसकी आत्मा पहले ही छोड़ चुकी हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने फुसफुसाकर कहा, और तभी एक कर्कश आवाज गूंजी। वो तस्वीरें समय से पहले बनती हैं, भविष्य की चीखों को दिखाने के लिए। चित्रकार से पहली मुलाकात मैंने आवाज की दिशा में देखा। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, लंबे कोट में, स्याही से सने हाथ, आंखों में वीरानी, और पीठ सीधी नहीं थी, जैसे सदियों से झुका हो। कौन है आप? मैं चिल्लाया। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में गर्मी नहीं, सिर्फ बर्फ थी। मैं वो हूं जो आत्माओं की अंतिम तस्वीर बनाता है, जिनकी चीखें सुनी नहीं जाती। मैं उन्हें अमर करता हूं। मेरे चित्र नहीं मरते, मेरे चित्र ही असली हैं। चित्रकार की सजा और हवेली का राज्य। उसने एक टूटी दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक बड़ा कैनवास पड़ा था, अधूरी तस्वीर जिसमें एक लड़की थी, रुक्मिणी। उसने कहा, मैं रुक्मिणी से प्यार करता था। उसकी तस्वीर बनाते बनाते उसकी आत्मा कैनवास में खींच गई। वो मेरे इश्क की पहली और आखिरी तस्वीर बनी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि सिर्फ तस्वीर बनाना काफी नहीं, मुझे लोगों की आत्मा को पकड़ना होगा ताकि वो कभी ना जाए, कभी ना छोड़े। से कांप रहा था। तो आपने सबको? हाँ, उसने कहा, जो जो हवेली में आए सबकी आत्माएं अब मेरे ब्रश में हैं। प्रशांत की आवाज वापस गूंजी। अचानक मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, विजय भागो, इससे पहले कि तू भी। प्रशांत की तस्वीर वाली दीवार चमक उठी। मैं दौड़ा, हाथों से दीवार तोड़ने लगा, लेकिन दीवार अब पत्थर नहीं, किसी जीवित शरीर जैसी लगने लगी थी। चित्रकार जोर से हंसा।
जिसने एक बार मेरी गैलरी में जगह पाली वो फिर बाहर नहीं जाता। सवाल जो जवाब मांगते हैं, मैंने उससे पूछा। लेकिन क्यों? सिर्फ प्यार के लिए? उसने सिर झुकाया। नहीं विजय, ये हवेली मेरी नहीं थी, ये तो उनकी थी जिनकी तस्वीरें मैं बनाता गया। अब मैं भी कैद हूं, अब मैं भी सिर्फ एक पात्र हूं इस आत्माओं की गैलरी का सबसे पहला चित्र। मैं सन्न रह गया। चित्रकार खुद भी एक कैद आत्मा था। एक रास्ता है, लेकिन कीमत लगेगी। चित्रकार ने धीमी आवाज में कहा, एक रास्ता है। अगर तू अपनी आत्मा की स्याही से ब्रश को गीला करे और अपनी कहानी खुद लिख दे तो शायद तस्वीर की कज़ैद टूटे, लेकिन उसके लिए तुझे अपनी सबसे बड़ी पीड़ा को स्वीकारना होगा। मैं समझ गया, वो मुझे एक सौदा दे रहा था, अपनी आत्मा देकर दूसरों को बचाने का सौदा। सच्चाई जो मैं छुपाता रहा, मैंने चित्रकार की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं अपनी कहानी लिखने को तैयार हूं। मैंने कांपते हाथों से ब्रश उठाया और अपने दर्द की स्याही में उसे डुबाया। वो दर्द जो मैंने कभी किसी से साझा नहीं किया, मेरी माँ की मौत, मेरी नाकामियां, मेरी आत्मग्लानि, वो सब इस ब्रश से निकल रही थी। तस्वीरें बदलने लगीं। जैसे ही मैंने चित्र बनाना शुरू किया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हर तस्वीर बदलने लगी। बूढ़ी औरत की तस्वीर अब एक जवान बेटी की तरह चमक रही थी। बच्ची अब मुस्कुरा रही थी, डर में नहीं। और प्रशांत, वो दीवार से बाहर निकलने लगा। चित्रकार ने एक लंबी सांस ली और पहली बार उसकी आंखें भीगी हुई थीं। मैं अब आजाद हूं, उसने कहा। हवेली टूटी। आत्माएं आजाद जैसे ही मेरी तस्वीर पूरी हुई। हवेली की छत गिरी, दीवारें दरारों में टूटी। हर आत्मा, हर चित्र एक रोशनी की लहर में बदल गया। चित्रकार हवा में विलीन हो गया और मैं जमीन पर बेसुध गिर पड़ा। जब होश आया, मैं बाहर था। पीछे मुड़कर देखा, हवेली नहीं थी, जैसे कभी थी ही नहीं। आखिरी पंक्तियां मेरी तरफ से, अब मैं जहां भी जाता हूं, दीवारें मुझे डराती नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया है, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। बस वो तब तक चुप रहती हैं जब तक हमारी चीख उन्हें आवाज न दे दे। एक नई सुबह, लेकिन डर अब भी जिंदा है। हवेली अब नहीं थी। जमीन समतल हो चुकी थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन मेरे अंदर कुछ बचा था। वो ब्रश जो मेरी आत्मा की स्याही से रंगा था, अब भी मेरी जेब में था। मैं उसे फेंक नहीं सका। मैं घर लौटा, लेकिन दीवारें अब भी मुझे घूरती थीं। हर फ्रेम, हर तस्वीर मुझे देखने लगती। एक दिन मैंने सोचा कि इस ब्रश से एक आखिरी तस्वीर बनाऊं, शायद ये मुझे मुक्त कर दे। आत्मा से बनी एक आखिरी तस्वीर। मैंने एक बड़ा कैनवास लिया। कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की से आती हवा मेरी सांसों में मिल रही थी। मैंने ब्रश उठाया और उस रात को उकेरने लगा जब हवेली में चीखें गूंज रही थीं। रुक्मिणी, प्रशांत, चित्रकार, सबके चेहरे खुद ब खुद उभरने लगे। मेरे हाथ नहीं चला रहे थे ब्रश, मेरी आत्मा चला रही थी। और फिर मैंने एक अजनबी चेहरा देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो चेहरा कौन था? तस्वीर के कोने में एक चेहरा उभर आया।